आज इंडियन हाई कमीशन की तरफ से जो है वो फंक्शन भी है, इवेंट है उसका रिपब्लिक डे का, और मुझे भी इनविटेशन दिया गया, इसलिए मैं बड़ी तैयारी से नजर आ रही हूँ। और ये जो मैंने ज्वेलरी पहन रखी है और ये हाथ में भी और कानों में भी, और मुझे नेकलेस भी अलग अलग ज्वेलरी है आपके कान में। और ये भी है। अरे एक ही पहनी है, क्या हो गया? एक ही जैसी है। मैं भी डर गई, मैंने कहा कहीं मैंने ऐसा तो नहीं कर दिया। और ये सोना दे दिया आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? ये नेकलेस भी है। अरे नहीं असली नहीं है, लेकिन ये असली से भी ज्यादा कीमती है मेरे लिए, इसलिए कि ये बिल्कुल इंडिया से ही लाया गया है और इंडियन हाई कमीशन ने दिया। और साड़ी भी है, तो वो साड़ी जो साड़ी भी पहन जाएंगे क्या? अरे वो हुआ ये कि इवेंट में भी जाना है कुछ 1-2 घंटे बाद, तो हुआ ये कि मैंने कहा कि साड़ी में फिर मुझसे चला फिरा नहीं जाता है, एक जगह बैठ तो इसलिए मैंने देखा कि वहां बहुत रश होगा, बहुत सारे लोग आए होंगे, बहुत सारे दोस्त आए होंगे, और फिर मैं पूरे हॉल में भागती रहती हूँ उधर से। भारत की एम्बेसी अगर आपको बुला रही है तो भाई वो तो एम्बेसी को पता है ना कि आप वो किसको बुला रहे हैं, हर किसी को तो नहीं बुला रहे हैं। वो तो भारत के टीवी चैनल पे आपको बुलाया जा रहा है, एम्बेसी में बुलाया जा रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? तो फिर आप अगर हर छोटी बात से दुखी हो जाइएगा, चिंतित हो जाइएगा, तो लोगों ने नहीं दुखी मैं नहीं होती, लेकिन मुझे यही होता है कितना खाली वक्त है लोगों के पास ऐसा करने का। लेकिन खैर हम बात कर रहे थे सर, एक चीज मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी। मैंने अभी अपने जो हमारे देखने वाले हैं उनसे भी मैं कह रही थी कि बार बार कहा जाता है कि डिफरेंट कंट्रीज के बारे में अमेरिका की तरफ से कि सैंक्शंस लगा देंगे। कभी वो कहते हैं हम रशिया पे सैंक्शंस लगा देंगे, जो मैंने कहा रशिया पे लगाएंगे, उनका ऑयल है और कई चीजें जो रशिया बेचता है तो उसके ऊपर उनको असर पड़ सकता है। फिर वो कहते हैं जी हम जो है चाइना पे लगा देंगे, या और किसी कंट्री का अगर बोलते हैं तो वो वहां उनके पास कुछ ना कुछ है जो वो बेच रहे हैं, वो कहते हैं जी पाकिस्तान पे सैंक्शन लगा देंगे। हम क्या कर रहे हैं? मतलब हमारे पास तो ना ऑयल है, ना हम ट्रेड कर रहे हैं, ना कोई सामान बेच रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, तो उनके सैंक्शन से हमें क्या फर्क पड़ेगा? दूसरा यूएन जो है वो अब कितना इनरेलिवेंट हो गया है। मतलब हम जाते हैं यूनाइटेड नेशन में, यूएन में जाके हम कहते हैं कश्मीर कश्मीर कश्मीर, वो कहते हैं अच्छा ठीक है निकलो उधर से। उसके बाद वो हमें कहते हैं कि जी ऑफिसाइड टेररिस्ट है यूएन वाले, तो हम उनको कहते हैं निकलो। मतलब हम भी उन्हें सीरियसली नहीं ले रहे। तो यूएन जो है उसकी क्या हैसियत रह गई है, क्या पोजीशन रह गई है, कितना पावरफुल रह गया है? मतलब हम भी नहीं सुन रहे यूनाइटेड नेशन को, वो हमें नहीं सुन रहा तो नहीं सुन रहा। देखिए मैं यूएन पे बात करने बैठूंगा तो लंबी हो जाएगी। मैं बहुत संक्षिप्त में बता देता हूँ यूएन क्या है। यूनाइटेड नेशन एक सक्सेसर बॉडी है लीग ऑफ नेशंस का। लीग ऑफ नेशन क्या था? लीग ऑफ नेशंस का और यूनाइटेड नेशन का एक ही पर्पस है कि दुनिया में वॉर ना हो, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उसको अवॉइड किया जाए, देश एक दूसरे से ना लड़े। तो उसके लिए यूएन में एक व्यवस्था सोची गई थी जिसको कहते हैं CSS, कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम। कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम में ये होता है आरजू जी कि आइडिया ये था कि सारे देशों से आर्मी खत्म कर दी जाएगी, यूनाइटेड नेशन के पास सिर्फ आर्मी होगी। और वो आर्टिकल 25 यदि आप यूएन चार्टर का पढ़ेंगी तो सिक्योरिटी काउंसिल को ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो सिक्योरिटी इंटरनेशनल जितने भी आर्म कॉन्फ्लिक्ट हैं, इंटरनेशनल पीस, ब्रीच ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी को अगर कोई थ्रेट है तो सिक्योरिटी काउंसिल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। आइडिया ये था कि सारे देश सिक्योरिटी काउंसिल को अपना अपना कुछ सेना का पार्ट दे देंगे और सिक्योरिटी काउंसिल के पास सिर्फ सेना रहेगी, यानी आर्मी रहेगी, और बाकी किसी के पास आर्म फोर्सेस नहीं रहेंगी। उसके बाद दूसरा ये है कि अगर आप आर्टिकल 25 के अलावा आर्टिकल 9 या 10 यूनाइटेड नेशन पे चार्टर पे डालेंगे तो आप देखती हैं कि जनरल असेंबली को यह पावर दिया गया है कि वो किसी भी मुद्दे को, इंक्लूडिंग पीस एंड सिक्योरिटी के मुद्दे को, वो जो है वो जनरल असेंबली में डिस्कस कर सकते हैं। मगर वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, वो कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है उनके पास। इसलिए चैप्टर 7 जिसमें कि सिक्योरिटी काउंसिल के पावर एंड फंक्शन दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 37 से शुरू होता है, 51 तक लास्ट करता है, ये सारी मैकेनिज्म मुझे बता नहीं पाएगी। यूएन का पर्पस अगर आप ये कहिए कि युद्धों को टालना था तो यूएन ने वो काम किया है। जितनी तेजी से 100-150 साल में या उसके पहले युद्ध हो रहे थे, कभी क्रूसेड हो रहा है, कभी कहीं पे देश में आक्रमण कर दिया जा रहा है, उसको देखते हुए, और खासकर अगर आप 20वीं शताब्दी को देखें तो जितनी जानो माल की नुकसान हुआ था उसको बहुत हद तक कम कर दिया गया है। सारे देश अगर मतलब सारे देश जो है यूएन के आर्टिकल 2 क्लॉज 4 को या जो उनका प्रिंसिपल्स है आर्टिकल 2 से लेकर आर्टिकल 2 में 7 क्लॉजेज है, उनको सारे देश मानते हैं। लोग एक्सक्यूज दे रहे होते हैं कि नहीं मैंने ये किया क्योंकि मैं सेल्फ डिफेंस में एक्ट किया।
बट नो वन सेज कि हम आर्टिकल 2 क्लॉज 4 यूएन चार्टर को नहीं मानते हैं। आर्टिकल 2 क्लॉज 4 यूएन चार्टर कहता है कि देयर शैल बी प्रोहिबिशन ऑन द यूज ऑफ फोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ अ मेंबर स्टेट। तो उसका मतलब ये कि रिफ्रेन करना है आपको यूज ऑफ फोर्स से। तो यूज ऑफ फोर्स नहीं करते अब आज की डेट में देश। आज के देश में यूज ऑफ फोर्स करके वो आपसे ये नहीं कहते कि मेरा मुझसे सामान खरीद लो। आज की डेट में वो यूज ऑफ फोर्स करके आपकी टेरिटरीज को नहीं हड़प लेते हैं। तो अगर इक्का दुक्का कहीं पे ऐसी चीजें हो रही हैं तो मैं उसको एक एबरेशन बताऊंगा। जैसे आपके यहाँ पे शरिया है, आपके यहाँ क्रिमिनल लॉ है, पर ऐसा तो नहीं है ना कि चीजें क्राइम होना बंद हो गया, लोग मिलावट नहीं कर रहे हैं, रेप नहीं कर रहे हैं, हत्या नहीं कर रहे हैं, या ये नहीं कर हो रहा है। ये सब चीजें लॉ तो है ना। तो उस तरीके से यूएन चार्टर एक सिग्निफिकेंट बॉडी है। यूएन चार्टर के प्रिंसिपल की इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है। सिक्योरिटी काउंसिल हैज परहैप्स बिकम डिफंक्ट, बट सिक्योरिटी काउंसिल को छोड़ दें अगर, क्योंकि वो आर्टिकल 27 में जो वीटो सिस्टम है उसकी वजह से जो P5 के पास है। अदरवाइज जनरल असेंबली, इकोसॉक, आईसीजे, दे हैव डन प्रीटी वेल जॉब। उन लोगों ने अच्छा काम किया है। और इस तरीके से आप देखें तो मैं यूनाइटेड नेशन को कोई रिलेवेंट बॉडी नहीं मानता। यूनाइटेड नेशन द वेरी पर्पस के लोग जाते हैं यूएन में, बैठते हैं यूएन में, इकट्ठे होते हैं, उसको अटेंड करते हैं, वो बताते हैं वो रिलेवेंट है। मान कौन कितना रहा है ये एक अलग चीज है। और यूनाइटेड नेशन, जैसे मैंने कहा कि अगर आप सिर्फ ये पर्पस ले जो उनके प्रिंसिपल में दिया हुआ है आर्टिकल 1 में कि भाई सिर्फ यूज ऑफ फोर्स को कितने वॉर रुकवा दिए यूएन ने, उसमें भी यूएन काफी हद तक सफल हुआ है। तो मेरे हिसाब से यूएन एक बहुत रिलेवेंट बॉडी है और ये इसको ग्रो करने में समय लगेगा। ये जो आर्टिकल 2 क्लॉज 4 में आपको जो लॉ दिखता है ये कोई 1-2 दिन में नहीं बना, ये हजारों वर्षों में यूरोप को समझ में आया। 1000 साल लग गए तब उनको ये समझ में आया कि यूज ऑफ फोर्स इंटरनेशनल रिलेशंस में इररिलेवेंट है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं इसके अलावा, अब आप मैं यूएन चार्टर पे कभी आपको और लेक्चर दे दूंगा, बिकॉज आई नो यूएन चार्टर लाइक द बैक ऑफ माई हैंड। मैं आपसे ये कह रहा था कि आज ना पुबियांतो जो आए हैं, सुमंतो जी, जो कि इंडोनेशिया के हेड है, प्रेसिडेंट हैं, हमारे चीफ गेस्ट हैं। अगर हो सके 5-10 मिनट का वीडियो है जब वो राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आते हैं, अपनी कार से उनको खोला जाता है, वो नीचे उतरते, जरा उनका जेस्चर देखिएगा। वो प्रधानमंत्री मोदी को यूं कहते हैं, वो क्या नाम है, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यूं कहते हैं, सारे लोगों को यूं कहते हैं, यूं। वो भी मुसलमान है भैया। अपनी संस्कृति आपके यहाँ पे, मैं सोचूं कभी शहबाज शरीफ साहब आएंगे तो यूं यूं करेंगे, भाई हम मुसलमान है, ये तो हमारा नहीं। सर सिंध में किया जाता है, जो हमारे प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी साहब, वो अक्सर ऐसे करते हैं। और बिलावल भुट्टो, जो सिंध में अभी तक वही रिवाज है। ये बाकी पंजाब वाले इस साइड पे जरा और तरह से, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी जगह ये चीज नहीं की जाती। कई उसमें सिंध में स्पेशली बहुत, क्योंकि सिंध में ज्यादातर हिंदू फैमिली भी सिंध में है। बिलावल भुट्टो को या क्या नाम है उनकी वाइफ जो थी, मैंने नहीं देखा। अगर करते हैं तो अच्छी चीज है, बट मैंने आसिफ अली जरदारी नहीं, बिलावल भुट्टो तो बेटे उनके, बिल्कुल आसिफ अली जरदारी साहब करते हैं ऐसे। और रूटीन में जो उनकी अपनी मीटिंग्स होती है ना, उनकी पार्टी मीटिंग्स होती हैं कुछ, तो मैंने उनको कई बार देखा, उनकी फोटोज आई हैं, उनकी इस तरह से फुटेजेस आती हैं, उसमें वो कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ बाकी जगह पे इतना नहीं। लेकिन मुझे खुद बहुत, मैं कभी जाती हूँ मतलब